सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही है, खासकर जब हम भारत के भविष्य, उसके युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हों। सभी का स्वागत है। आज हम भारत के रोजगार परिदृश्य पर एक, आप कह सकते हैं, गहन चर्चा करेंगे। ये चर्चा हाल के आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें द हिंदू जैसे प्रकाशनों की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। ये विषय देखिए न सिर्फ अर्थव्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। हमारा मकसद है कि भारत में रोजगार की जो मौजूदा तस्वीर है उसको समझें, इसकी राह में क्या चुनौतियां खड़ी हैं उन्हें पहचानें और नौकरी पैदा करने के जो संभावित रास्ते हैं उन पर भी गौर करें। लेकिन एक दिलचस्प पहेली सी दिखती है। आंकड़े कुछ सुधार तो दिखा रहे हैं, पर क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर बेहतर नौकरियों में बदल रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वो शुरुआत करते हैं मौजूदा हालात से। हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक रुझान दिखे हैं, जैसे श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो 2017-18 में करीब 49.8% थी और 2023-24 में बढ़कर 60.1% हो गई है। जी। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, उनकी बेरोजगारी दर कम हुई है और EPFO सब्सक्रिप्शन में जो वृद्धि हुई है वो भी एक तरह से औपचारिकता की तरफ इशारा करती है। हाँ, ये आंकड़े पहली नजर में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कहानी में कई पड़ते हैं। जैसे आपने महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR की बात की, वो 23.3% से बढ़कर 41.7% हुई। ये सही है, पर ये अब भी पुरुषों की तुलना में लगभग आधी ही है। और जो वैश्विक औसत है 47.2%, उससे भी काफी नीचे है। अच्छा। और एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि 2021 के आंकड़ों के हिसाब से हमारा लगभग 80% कार्यबल वो आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में ही काम कर रहा है। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जहां ना नौकरी की कोई खास सुरक्षा है, न सामाजिक फायदे। और एक और दिलचस्प बात है, 2017 से 2024 के बीच कृषि में रोजगार का हिस्सा असल में बढ़ा है। बढ़ा है? कृषि में हाँ, 44.1% से बढ़कर 46.1% हो गया, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र उनमें गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग 12.1% से 11.4% और सेवा क्षेत्र 31.1% से 29.7% पर आ गया। तो ये अर्थव्यवस्था में कुछ गहरे संरचनात्मक मुद्दे दिखाता है ना? बिल्कुल। और कृषि पर निर्भरता बढ़ना जबकि दूसरे सेक्टर पीछे रह जाएं, ये तो हाँ चिंता की बात है। और यहीं से हम शायद मुख्य चुनौतियों पर आते हैं। एक बड़ा मुद्दा जो अक्सर सुना जाता है वो है रोजगार विहीन वृद्धि का, मतलब जॉबलेस ग्रोथ। देश की GDP तो बढ़ रही है, पर उस रफ्तार से अच्छी नौकरियां नहीं बन रही। सही कहा। जैसे 2011 से 2021 के बीच GDP औसतन 5% सालाना बढ़ी, पर रोजगार सिर्फ 0.39% सालाना। ये अंतर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और इस धीमी रोजगार वृद्धि के साथ एक और बड़ी समस्या जुड़ी है, वो है कौशल की भारी कमी। आप सोचिए, हमारे सिर्फ 8.25% स्नातक ही अपनी डिग्री के मुताबिक नौकरी कर पा रहे हैं। सिर्फ 8.25%? जी। और 5% से भी कम लोगों के पास कोई औपचारिक स्किल ट्रेनिंग है। जबकि आप जापान या दक्षिण कोरिया जैसे देशों को देखें तो वहां ये आंकड़ा 80 से 96% तक है। बाप रे। तो ये हमारी शिक्षा और रोजगार के बीच का जो बड़ा गैप है उसको साफ दिखाता है। इसके अलावा लैंगिक असमानता की समस्या तो है ही, विशाल अनौपचारिक क्षेत्र की अपनी दिक्कतें हैं, और अब तो AI और ऑटोमेशन जैसे डिजिटल बदलावों का खतरा भी मंडरा रहा है। एक अनुमान है कि 2030 तक अकेले मैन्युफैक्चरिंग में ही लाखों नौकरियां जा सकती हैं। यानी चुनौतियां कई स्तरों पर हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी और तकनीकी भी। और इसमें हाँ, जलवायु परिवर्तन का असर भी जोड़ना होगा। बिल्कुल। खासकर जो बाहर काम करने वाले अनौपचारिक मजदूर हैं, उनके काम के घंटों का भारी नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। हाँ, और यहीं वो बड़ा सवाल उठता है कि ये जो विकास हो रहा है ये कितना टिकाऊ है। अगर ये पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां नहीं बना पा रहा, या फिर कौशल और अनौपचारिकता जैसे जो गहरे मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं कर पा रहा, 2030 तक हमें हर साल करीब 78.5 मिलियन गैर कृषि नौकरियों की जरूरत होगी। लेकिन बन कितनी रही हैं? ये अंतर तो बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा है। और जो अनौपचारिक और गिग वर्कर्स हैं जिनकी संख्या करोड़ों में पहुंच रही है, उनकी स्थिति भी बहुत सोचनीय है। उन्हें सुरक्षा कैसे मिले?
तो फिर रास्ता क्या है? समाधान क्या हो सकते हैं? कुछ रणनीतियों पे तो जोर दिया जा रहा है ना? जी। जैसे अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने की कोशिश है। ई श्रम पोर्टल उसी दिशा में एक कदम है। सेवा क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, इनको आधुनिक बनाना और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना, महिला शक्ति केंद्र और काम करने की जगहों को सुरक्षित बनाने जैसे कदम। हाँ, इन कदमों को हम एक तरह से 3 E's के फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। सक्षमता, एनेबलमेंट, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और समानता। अच्छा, 3 E's। जी। मतलब लोगों को काबिल बनाना, उन्हें ताकत देना और बराबरी के मौके मुहैया कराना। लक्ष्य सिर्फ नौकरियों की गिनती बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करना है। और इसके लिए स्किल इंडिया और PMKVY जैसे जो कार्यक्रम हैं, उनमें सरकार और निजी कंपनियों की भागीदारी यानी PPP बहुत जरूरी है, ताकि ट्रेनिंग उद्योग की जरूरतों के मुताबिक हो सके। हाँ, ये तालमेल जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, इन सब पर भी ध्यान देना होगा। और एक और चीज जो आजकल चर्चा में है, हरित नौकरियां या ग्रीन जॉब्स। हाँ। भविष्य को देखते हुए, जैसे आंध्र प्रदेश का वो लक्ष्य है हरित ऊर्जा में 3 लाख नौकरियां बनाने का। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। हरित नौकरियां न केवल पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हैं, बल्कि ये भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। कुल मिलाकर फोकस समावेशी विकास पर होना चाहिए, जिसमें महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी शामिल हों। तो सार यही निकलता है कि तस्वीर मिलीजुली है, आंकड़ों में कुछ प्रगति जरूर दिखती है, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता, कौशल की कमी और समावेशिता जैसी जो गहरी चुनौतियां हैं, वो अभी भी बनी हुई हैं। एक समग्र, एक फोकस्ड अप्रोच की सख्त जरूरत है। और अंत में शायद एक विचार छोड़ना चाहूंगी श्रोताओं के लिए। आंकड़ों से परे जाकर भारत ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि जो आर्थिक तरक्की हो रही है, उसका फायदा उसके विशाल कार्यबल तक पहुंचे, मतलब सार्थक और सुरक्षित रोजगार के रूप में पहुंचे, खासकर ऐसे समय में जब तकनीक और पर्यावरण दोनों बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, और विशेषकर उन उम्मीदवारों के लिए जो UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए जानकारीपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं।